ऑडियो जिंदगी चैनल पर सुनने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हमेशा यही कोशिश रहती है कि दुनिया भर की सबसे बेहतरीन और काम की जानकारी को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरा नाम शुभी है। और मेरा नाम वैभव है। आज के इस गहरे विश्लेषण में कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो सिर्फ भविष्य नहीं है बल्कि आज की सच्चाई बन चुका है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरा सोचिए कि किसी इंसान को 300 अलग-अलग पॉडकास्ट्स या भारी भरकम रिसर्च पेपर्स का पूरा ज्ञान चाहिए। आमतौर पर कोई क्या करेगा? जाहिर है वो हफ्तों या शायद महीनों तक उन्हें सुनता रहेगा। बिल्कुल, नोट्स बनाएगा और फिर भी शायद आधी बातें तो भूल ही जाएगा। लेकिन आज एक बहुत ही चौंकाने वाला सच ये है कि लोग अब खुद ये सब मैन्युअल रूप से पढ़ने के बजाय एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हाँ, वो बस सारा का सारा डेटा एआई को पकड़ा देते हैं। वही तो। और कुछ ही मिनटों में उन 300 सोर्सेस से टॉप 3 इनसाइट्स यानी उनका एकदम सटीक निचोड़ निकालकर सामने रख देते हैं। आज के समय में इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। सही कहा, डेटा तो बहुत है लेकिन उसे समझने और प्रोसेस करने का समय किसी के पास नहीं है। और इसी मैनुअल काम की बर्बादी को रोकने का हल ये सभी सोर्सेस सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। What's fascinating here? इसकी आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन आखिर है क्या? हमने कई हाई वैल्यू एआई मास्टर क्लासेस को गहराई से खंगाला है, जैसे कि एनएन ऑटोमेशन, क्लाउड, एमसीपी और एआई एजेंट्स के बारे में जो बातें हो रही हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है उस पूरी जानकारी का असली निचोड़ निकालना, ताकि जो भी लोग इस गहरे विश्लेषण को सुन रहे हैं उनका कीमती समय बच सके। मतलब उन्हें 80-20 रूल के हिसाब से वो टॉप 20% जानकारी मिल सके जो उनके 80% काम को आसान बना दे। हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि वो ज्ञान जिसे सीधे बिजनेस या रोजमर्रा के काम में अप्लाई किया जा सके। तो चलिए इसी 80-20 रूल से शुरू करते हैं। इस पूरे जादू के पीछे आखिर चल क्या रहा है? जब इन सारे सोर्सेस को देखा गया तो एक बात पर हर एक्सपर्ट पूरी तरह सहमत नजर आता है कि भाई वो सिर्फ चैट जीपीटी खोलकर उससे एक साधारण सा सवाल पूछने का जो जमाना था वो अब जा चुका है। अब असली गेम एआई वर्कफ्लोज और एआई एजेंट्स का है। सही कहा। इस बहुत बड़े शिफ्ट को समझने के लिए ना पुराने बिजनेस ऑटोमेशन और आज के एआई ऑटोमेशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, पहले बिजनेस ऑटोमेशन पूरी तरह से स्टैटिक होता था, यानी उसमें रूल्स पहले से फिक्स्ड होते थे। मान लीजिए किसी कंपनी में एक कस्टमर सर्विस ईमेल आया। अच्छा, तो पुराने सिस्टम में वो कीवर्ड्स ढूंढता होगा। बिल्कुल। अगर ईमेल में रिफंड शब्द लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल को रिफंड डिपार्टमेंट को भेज देगा। और अगर टेक सपोर्ट लिखा है तो टेक टीम को। हाँ, ये तो इफ देन एल्स वाला लॉजिक हुआ। हाँ? मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा कर दो, वही तो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी? अगर किसी कस्टमर ने बहुत गुस्से में एक ही ईमेल में लिख दिया कि मेरा टेक सपोर्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मुझे मेरा रिफंड चाहिए, तब तो पुराना सिस्टम पक्का कंफ्यूज हो जाएगा। एकदम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसे टेक सपोर्ट और रिफंड दोनों कीवर्ड्स मिल गए। वो स्टैटिक लॉजिक ये समझ ही नहीं पाता कि असल में कस्टमर की मुख्य परेशानी है क्या। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई पुरानी ट्रेन जो सिर्फ बिछी हुई पटरियों पर ही चल सकती थी, जरा सा ट्रैक बदला या सामने कोई नई रुकावट आई और ट्रेन पटरी से उतर गई। एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन जो आज का एआई ऑटोमेशन है वो शायद एक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह है। वो खुद ट्रैफिक देखती है, गड्ढे देखती है और फिर अपना रास्ता खुद तय करके मंजिल तक पहुंच जाती है। हाँ, और अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आने से जो क्रांति आई है वो इसी समझ के बारे में है। ये मॉडल्स इंसानों की आम भाषा के पीछे छिपे हुए भाव को गहराई से समझते हैं। यानी वो सिर्फ कीवर्ड्स नहीं देखते। बिल्कुल नहीं, वो कस्टमर का इंटेंट यानी उसका असली इरादा समझते हैं। जब वो उस रिफंड और टेक सपोर्ट वाले ईमेल को पढ़ेंगे तो वो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो वो समझ जाएंगे कि कस्टमर मुख्य रूप से टेक सपोर्ट फेल होने की वजह से रिफंड मांग रहा है। हाँ, और डायनामिक सिस्टम खुद निर्णय ले सकता है कि पहले टेक टीम को एक हाई प्रायोरिटी टिकट जनरेट करके भेजा जाए और उसी सेकंड कस्टमर को एक पोलाइट रिप्लाई भी ड्राफ्ट करके भेज दिया जाए कि टीम इसे देख रही है। ये तो सच में डायनामिक है, जहां सिस्टम खुद सोच रहा है। और इस सोचने वाले सिस्टम को बनाने के लिए मार्केट में ज़ैपिया और make.com जैसे टूल्स काफी समय से हैं। लेकिन इन सभी मास्टर क्लासेस में जिस एक टूल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है Na10। तो आखिर Na10 में ऐसा क्या खास है जो सारे एक्सपर्ट्स इसी की बात कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप है। कोई भी बस ब्लॉक्स को जोड़कर वर्कफ्लोज बना सकता है।
लेकिन इसकी जो सबसे अहम बात सोर्सेज में बताई गई है वो ये है कि इसे लोकल सिस्टम पर डॉकर के जरिए बिल्कुल फ्री में होस्ट किया जा सकता है। और जो डेटा फ्लो करता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा सा रोक कर एक चीज क्लियर करनी है, क्योंकि ये शब्द बहुत टेक्निकल लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो लोग दिन भर अपनी दुकान चलाते हैं या सेल्स देख रहे हैं, उनके लिए ये डॉकर और जेसन क्या बला है? क्या इस भारी भरकम टेक्निकल जार्गन को थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहले डॉकर की बात करते हैं। इसे एक डिजिटल शिपिंग कंटेनर की तरह समझना चाहिए। शिपिंग कंटेनर, वो जो जहाजों पर होते हैं? हाँ, मान लीजिए किसी को एक देश से दूसरे देश में बहुत सारा अलग-अलग सामान भेजना है। अगर खुला भेजेंगे तो टूटने का डर रहता है। सही बात है। लेकिन अगर उसे एक लोहे के कंटेनर में पैक कर दिया जाए तो वो किसी भी जहाज, ट्रेन या ट्रक पर आसानी से फिट हो जाएगा। डॉकर बिल्कुल यही करता है, वो सॉफ्टवेयर को एक डिजिटल कंटेनर में पैक कर देता है। अरे वाह, ये कंटेनर वाला उदाहरण बहुत शानदार है। मतलब सॉफ्टवेयर को एक डिब्बे में पैक कर दिया ताकि वो विंडोज, मैक या सर्वर कहीं भी बिना एरर के चल सके। बिल्कुल। और अब जेसन की बात करें तो इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसे बस इंटरमीडिएट यूनिवर्सल डिजिटल भाषा मान सकते हैं। जैसे दो इंसान आपस में बात करने के लिए एक आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वही, इंटरनेट पर अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स आपस में डेटा शेयर करने के लिए जेसन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही हल्का होता है और इसमें डेटा जोड़ों में लिखा होता है। अच्छा, जैसे नेम, कस्टमर या इशू, टेक सपोर्ट। हाँ, क्योंकि हर चीज एक तय स्ट्रक्चर में होती है, इसलिए NATN जैसे टूल्स के लिए इस डेटा को पढ़ना बहुत तेज और आसान हो जाता है। पर यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। बताइए। ये सब सुनने में और कंटेनर वाले उदाहरण से समझने में तो आसान लग रहा है, लेकिन क्या ये सब सेटअप करना एक नॉन टेक्निकल इंसान के लिए सच में मुमकिन है? ये बहुत ही वैलिड कंसर्न है। जो इंसान कोडिंग नहीं जानता, क्या वो ये सब कर पाएगा? इसीलिए सोर्सेज में एक्सपर्ट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पहले दिन ही सब कुछ ऑटोमेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? एक 7 दिन की चेकलिस्ट और SOPs बनाना सबसे जरूरी है। शुरुआत बहुत ही छोटे कदमों से होनी चाहिए। छोटे कदमों का यहाँ क्या मतलब है? मतलब ये कि सबसे पहले किसी बिजनेस में एक ऐसे छोटे काम को पहचाना जाए जो बार बार रिपीट होता हो, जैसे मार्केटिंग में सोशल मीडिया पोस्ट डालना हो या सेल्स में लीड्स को एक्सेल शीट में डालना हो। तो पहले उस काम को मैनुअल रूप से करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखें। हाँ, और फिर किसी एक आसान AI टूल का इस्तेमाल करके सिर्फ उस एक छोटे हिस्से को ऑटोमेट करने की कोशिश करें। जब वहां समय बचेगा तब धीरे धीरे पूरा वर्कफ्लो ऑटोमेट किया जा सकता है। ये काफी रिलैक्सिंग है कि रातों रात पूरे बिजनेस को AI पर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। खैर, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले और कुछ बहुत ही सीक्रेट हिडन जेम्स पर बात करने से पहले चैनल के बारे में एक छोटी सी जानकारी। बिल्कुल। अगर इस तरह के गहरे विश्लेषण और इन्फॉर्मेशन से भरे डिस्कशन काम के लग रहे हैं तो ऑडियो जिंदगी चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, इस एपिसोड को लाइक करें और अपने नेटवर्क में शेयर करें। और हाँ, अगर कोई बिजनेस या एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल और Instagram लिंक पे जाके जुड़ सकता है। तो चैनल को सपोर्ट करने की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस नई तकनीक को जमीन पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि सोर्सेज का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सिर्फ सीखना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। बड़ी कंपनियों में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो अपने हर एक कर्मचारी को AI नहीं सिखा रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? वो हर डिपार्टमेंट में कुछ AI चैंपियंस ढूंढ रहे हैं या एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। ये वो 1 या 2 लोग होते हैं जिन्हें नई चीजें सीखने का शौक होता है। तो कंपनी उन्हें AI टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की पूरी आजादी देती होगी? बिल्कुल। वो लोग अपने डिपार्टमेंट की मैनुअल समस्याएं लाते हैं, AI से हल निकालते हैं और फिर बाकी टीम को सिखाते हैं। और ये AI चैंपियंस काम कैसे करते हैं? क्या वो बस AI से सवाल पूछते हैं? नहीं, यहीं पर फर्क आता है। वो AI को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जैसे किसी मीटिंग के नोट्स या कंपनी के गोल्स का पूरा डेटा। मतलब वो AI को पूरी सिचुएशन समझाते हैं? हाँ, और फिर कहते हैं कि इस डेटा को एनालाइज करो और मुझे एक्शनेबल आइटम्स निकाल कर दो। Here's where it gets really interesting. अब तक जो बात हुई वो बहुत लॉजिकल और बेसिक से जुड़ी थी, लेकिन जब इन सोर्सेस को खंगाला गया तो 2-3 ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हिडन जेम्स मिले जो सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। अरे वाह, तो चलिए उन हिडन जेम्स पर से पर्दा उठाते हैं। पहला जेम जुड़ा है क्लॉड MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल और एपिफाई के कॉम्बिनेशन से। आमतौर पर तो AI सिर्फ शब्दों में जवाब देता है, उसके पास हाथ पैर नहीं होते कि वो इंटरनेट पर जाकर कुछ कर सके। बिल्कुल,
लेकिन क्लॉड MCP का उपयोग करके AI को सीधे इंटरनेट के टूल से जोड़ा जा सकता है। यानी अब AI के पास इंटरनेट पर काम करने वाले हाथ आ गए हैं। इसका कोई उदाहरण था क्या सोर्सेज में? हाँ, एक यूजर ने AI को 100 अलग-अलग पॉडकास्ट के URLs दिए और कहा कि इनमें से मेरे मतलब की जानकारी निकाल कर दो। तो क्या AI ने खुद हर लिंक को खोला? यही तो जादू है। AI ने खुद तय किया कि डेटा निकालने के लिए एपिफाई नाम के प्लेटफॉर्म के हजारों स्क्रैपर्स में से कौन सा स्क्रैपर बेस्ट रहेगा। बाप रे, इंसान ने उसे टूल का नाम नहीं बताया? नहीं, AI ने खुद वो स्क्रैपर रन किया, डेटा निकाला और यूजर के इंटरेस्ट के आधार पर एक रेलेवेंस स्कोर तय किया और आखिर में पूरी की पूरी एक्सेल शीट खुद तैयार कर दी। ये सच में बहुत एडवांस्ड है और ये हमें हमारे दूसरे हिडन जेम की तरफ ले जाता है, जो है गूगल का नोटबुक LM टूल और उसका हाइपर पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है? कोई भारी भरकम PDF डालो तो समरी मिल जाती है क्या? नहीं, साधारण समरी तो कोई भी दे सकता है। मान लीजिए किसी ने 300 पॉडकास्ट के ट्रांसक्रिप्ट्स या सैकड़ों पन्नों की PDF इसमें अपलोड कर दी, तो नोटबुक LM उन बोरिंग डॉक्यूमेंट्स को एक कस्टम ऑडियो पॉडकास्ट में बदल देता है। अरे, ऑडियो में? हाँ, वो भी एडवांस्ड वॉइस AI का इस्तेमाल करके, जो सिर्फ मशीन की तरह नहीं बोलता, बल्कि इंसानों के सांस लेने का तरीका, बीच में या कहने का तरीका सब मिमिक करता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे दो असली इंसान स्टूडियो में बैठकर उस भारी PDF के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकदम वैसा ही। या फिर अगर किसी की कोई बड़ी लीडरशिप मीटिंग है तो वो AI से कह सकता है कि इन ट्रांसक्रिप्ट्स के आधार पर एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन या स्लाइड डेक तैयार कर दो। ये तो सच में किसी का भी कई दिनों का काम कुछ मिनटों में खत्म कर सकता है। अब तीसरे हिडन जेम की बात करते हैं, जो बिजनेस वैलिडेशन और कोल्ड आउटरीच के बारे में है। अच्छा, इसमें क्या अनोखा था? मान लीजिए किसी के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है कि भारत में बाल झड़ने की बहुत प्रॉब्लम है, तो बालों को झड़ने से रोकने वाली एक हेयर फॉल गमी बनाई जाए। आइडिया सुनने में तो अच्छा है, लेकिन मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। तो सोर्सेज में बताया गया है कि यूजर AI को प्रॉम्प्ट दे सकता है कि तुम मैकिन्जी या PwC के एक टॉप लेवल कंसल्टेंट की तरह सोचो। तो क्या AI सच में एक कंसल्टेंट की तरह रिसर्च करेगा? बिल्कुल, वो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। वो बताएगा कि पहले ही हजारों बायोटिन गमीज के ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं और कई फेल भी हो चुके हैं। वो कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट और रिस्क फैक्टर्स सब निकाल कर देगा। मतलब एक लाखों रुपए लेने वाली कंसल्टिंग फर्म का काम लगभग फ्री में हो गया। और बात सिर्फ आइडिया वैलिडेशन पर खत्म नहीं होती। एक और हैरान करने वाला उदाहरण था पडल इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप आउटरीच का। पडल, जो कि एक नया स्पोर्ट्स है। हाँ, उसके इवेंट्स के लिए एक शख्स को स्पॉन्सर्स चाहिए थे। उसने AI को अपनी डिटेल्स दी। AI ने इंटरनेट से 30 ऐसे ब्रांड्स ढूंढ निकाले जो स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी निकालनी होंगे। हाँ, उन मार्केटिंग अधिकारियों के नाम और ईमेल ID निकाले जिनसे सीधा संपर्क करना चाहिए। पर असली मेहनत तो हर एक ब्रांड को उनकी जरूरत के हिसाब से ईमेल लिखने में लगती है। वही तो इस जेम की सबसे बड़ी बात है। AI ने हर एक ब्रांड के लिए एक अलग और कस्टमाइज्ड कोल्ड ईमेल खुद ड्राफ्ट किया। रेडबुल के लिए अलग, प्यूमा के लिए अलग। अरे वाह! और सबसे बड़ी बात, AI ने ये भी लिख कर दे दिया कि अगर पहले ईमेल का जवाब ना आए तो 5वें दिन कौन सा फॉलोअप मैसेज भेजना है। ये तो पूरा सेल्स डिपार्टमेंट बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसा सवाल? अगर AI खुद से इंटरनेट खंगाल रहा है, खुद टूल्स चुन रहा है, कंसल्टेंट बन रहा है और ईमेल्स लिख रहा है, तो क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्या ऐसा नहीं होता कि AI बहुत बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सरासर झूठ बोल देता है, जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं? अगर वो किसी बड़ी मीटिंग के लिए गलत फैक्ट्स दे दे तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत ही शानदार और लॉजिकल सवाल है और सोर्सेज इसका बहुत ही सॉलिड जवाब देते हैं। यहीं पर ह्यूमन इन द लूप यानी HITL का कॉन्सेप्ट सामने आता है। वो कैसे काम करता है? सोर्सेज में डेलॉयट का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया गया है। डेलॉयट ने अमेरिकी संस्था FDA के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने में AI का इस्तेमाल किया था। डेलॉयट तो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है। उनके साथ क्या गड़बड़ हुई? AI मॉडल्स असल में शब्दों के पैटर्न को गैस करते हैं। कई बार वो यूजर को खुश करने के लिए ऐसे डेटा गढ़ लेते हैं जो देखने में असली लगते हैं। उस रिपोर्ट में AI ने जो साइटेशंस या रेफरेंस दिए गए थे वो पूरी तरह से फेक थे। बाप रे, मतलब उसने खुद से रिसर्च पेपर्स बना दिए? हाँ,
ऐसे पेपर्स जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये तो एक बहुत गंभीर गलती है। अगर वो रिपोर्ट बिना चेक किए चली जाती तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। बिल्कुल, और उन्हें वो गलती सबमिट करने से पहले ही पकड़ में आ गई क्योंकि वहां इंसानों द्वारा फैक्ट चेकिंग की जा रही थी। तो सुपर कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? सबसे बड़ा सुपर कंक्लूजन यही है कि एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है। वो भारी डेटा प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन और क्वालिटी चेक हमेशा एक इंसान के हाथ में ही होना चाहिए। मतलब एआई को एक को पायलट या रिसर्च असिस्टेंट की तरह देखना चाहिए, कैप्टन की तरह नहीं। एकदम सही। कैप्टन हमेशा एक इंसान ही रहेगा और उससे वो डेटा क्रॉस चेक करना ही होगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये तस्वीर उभर कर आती है कि एआई अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये अब हर बिजनेस और हर काम के ऊपर एक नई बुद्धिमत्ता की परत बन गया है। जो काम कल तक इंसान घंटों एक्सेल शीट भरकर करते थे, वो सब अब डायनामिक एआई एजेंट्स कुछ सेकंड्स में कर रहे हैं। और ये बात हमें भविष्य के एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल की तरफ ले जाती है। वो सवाल क्या है? ये तो सस्पेंस बन गया। जरा सोचने वाली बात है। आज इंसान एआई का इस्तेमाल करके दूसरे इंसानों को ईमेल्स भेज रहे हैं, मीटिंग्स फिक्स कर रहे हैं। बहुत जल्द वो सामने वाला इंसान भी अपनी ईमेल्स पढ़ने और उनका जवाब देने के लिए अपना खुद का एआई एजेंट लगा देंगे। ये तो तय है। तो क्या भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी का एआई एजेंट किसी दूसरे कंपनी के एआई एजेंट के साथ मोलभाव करने लगे? मतलब एआई मशीन दूसरी एआई मशीन को स्पॉन्सरशिप पिच कर रही है और नेगोशिएट कर रही है। बिल्कुल। एक एआई ईमेल लिखेगा, दूसरा एआई उसे पढ़ेगा, फिर वो आपस में ही शर्तें तय करके डील्स फाइनल कर लेंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या इंसानी नेटवर्किंग और सेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। वो जो कहते हैं ना कि बिजनेस हमेशा रिश्तों पर चलता है, क्या वो रिश्ते कल सर्वर्स और एपीआई के बीच के डिजिटल कनेक्शन बन जाएंगे? यही तो सोचने वाली बात है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई अनजान इंसान का बहुत ही परफेक्ट ईमेल सामने आए तो जरा सोचना पड़ेगा कि क्या उसके पीछे कोई असली इंसान बैठा है या कोई स्मार्ट एआई एजेंट। सही कहा। खैर, आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस डीप डाइव ने तकनीक और ऑटोमेशन को देखने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा। और इस जानकारी को सिर्फ थ्योरी मत रहने दीजिए, इसे असली काम में इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। छोटे कदम उठाने से ही बड़ी शुरुआत होती है। बिल्कुल। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।